दिमागदार ननद। अर्चना अभी कुछ दिन पहले ही अपने मायके से होकर आई थी, इसलिए वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। उससे भी ज्यादा खुशी की बात ये थी कि अर्चना की ननद कोमल कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ ननिहाल जा रही थी। अर्चना को इतना खुश देखकर अर्चना का पति मुकेश कहता है, अरे क्या बात है अर्चना, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। इस बार मायके वालों ने कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया क्या, जो इतनी खुश नजर आ रही हो। मेरे मायके वाले तो हमेशा मुझे बहुत प्यार देते हैं, पर मेरी खुशी का राज तो कुछ और ही है। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? खुशी की बात तो है ही, आखिर कुछ दिनों के लिए ही सही, पर आपकी दिमागदार ननद अपने ननिहाल तो गई। अब वहां के लोगों का दिमाग खा रही होगी और कुछ दिनों के लिए मुझे मिलेगी शांति, परम शांति। अर्चना की ये बात सुनकर मुकेश हंस पड़ता है। मुकेश को इस तरह से हंसता देख अर्चना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति से नाराज होते हुए कहती है, ऐसा कौन सा जोक मार दिया मैंने जो इतनी तेज से हंस रहे हो? तुमने कोई जोक नहीं मारा, पर जो तुम्हारी खुशी है ना, बस चंद ही मिनट में खत्म होने वाली है, क्योंकि माँ जिस गाड़ी से जा रही थी वो गाड़ी खराब हो गई और वो लोग वापस आ रहे हैं। अब मेरी प्यारी बहना कहीं नहीं जा रही। इतना बोलकर मुकेश वहां से चला जाता है। ये खबर सुनकर बेचारी अर्चना के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और उसका मुंह बन जाता है। अर्चना बहू, अरे अर्चना बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। भगवान जी, आपसे मेरी थोड़ी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? माँ आ गई अच्छी बात है, पर कोमल को तो अपनी नानी के पास जाने देते, कुछ दिन का तो सुकून मिलता मुझे। भगवान, ये क्या किया आपने? इतना बोलकर अर्चना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। आप सभी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर अर्चना अपनी ननद से इतना परेशान क्यों है। हाँ, ये देखते हैं अर्चना अपनी ननद से इतना परेशान क्यों रहती है। सास की आवाज सुनकर अर्चना जल्दी से पानी लेकर जाती है, जहां वो देखती है कि काफी देर से शोभा के फोन पर फोन आ रहे हैं। माँ जी, आपने अपना फोन साइलेंट पर रखा है क्या? कब से आपका फोन बजे जा रहा है? अरे बहू, मैं अंगूठा छाप, अब मुझे कहाँ पता ये स्मार्टफोन कैसे चलाया जाता है। पता नहीं कब से बजा जा रहा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि इसे उठाऊं तो कैसे। शोभा की ये बात सुनकर कोमल फोन उठाकर अपनी माँ को दिखाती है और कहती है, माँ मुझे बताती तो मैं आपको सिखा देती कि फोन कैसे उठाते हैं। ये देखो, मैंने कितनी आसानी से इस फोन को उठा लिया। कोई सा भी फोन हो, फोन को ऐसे ही उठाते हैं। कोमल, माँ जी को भी पता है कि फोन हाथों से इसी तरह से उठाया जाता है, पर यहाँ माँ जी ये कहना चाहती है कि कॉल कैसे उठाए ताकि माँ जी फोन पर बात कर सके। तो ऐसा बोलना चाहिए था ना माँ को। क्या माँ, कभी भी ना बातों को क्लियर नहीं करती हो और ना ही पूरा बोलती हो। चलो, मैं अब फोन उठाती हूँ और तुम बात करो। इतना बोलकर कोमल फोन उठा लेती है और जैसे ही अपने हाथ में रखती है, एक बार फिर अर्चना कोमल से कहती है, कोमल, अब फोन उठा ही लिया है तो उसे स्पीकर पर रख दो ताकि हम सबको पता चल सके फोन किसका है। ठीक है भाभी, अभी फोन को स्पीकर पर रख देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। इतना बोलकर कोमल फोन को ले जाकर म्यूजिक स्पीकर के ऊपर रख देती है। ये देखकर अब शोभा और अर्चना दोनों अपना सर पकड़ लेती हैं और एक बार फिर अर्चना कोमल से कहती है, मेरी प्यारी ननद जी, फोन को स्पीकर पर रखने से मेरा मतलब था कि फोन का जो स्पीकर है ना, उसके ऊपर रखो ताकि हम सब सुन सके। अरे तो ऐसा बोलना चाहिए था ना भाभी, माँ के साथ रहकर आप भी उनकी तरह बन गई हो। 2 मिनट रुको आप। इतना बोलकर समझदार कोमल फोन के ऊपर स्पीकर रखने लगती है। ये देखकर जल्दी से अर्चना कोमल के पास जाती है और उसके हाथ से फोन ले लेती है। ये तूने सही किया बहू, वरना ये बेवकूफ लड़की आज हमारा नुकसान ही कर देती। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, पर आप ना हमेशा भाभी की साइड लेती है। मैंने तो वही किया जो भाभी ने कहा। भाभी को ही सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। आप और भाभी ना कभी बातों को क्लियर नहीं करते।
हाँ हाँ कोमल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा था। गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाती। तुम जाकर आराम करो, फोन को हम देख लेंगे कि फोन को स्पीकर के ऊपर रखना है या उसके नीचे। अब कोमल आराम से अपने कमरे में चली जाती है और अर्चना एक बार फिर अपनी सास को फोन लगा कर दे देती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मुकेश खाना खाते हुए सबसे कहता है, मेरी 3-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी है। मैं सोच रहा हूँ इन छुट्टी में हम कहीं बाहर चले। अच्छा हुआ बेटा जो तेरे ऑफिस की छुट्टी पड़ गई। कितना टाइम हो गया है पूरे परिवार को एक साथ किसी धाम पर गए हुए। हम किसी मंदिर होकर आते हैं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है हरिद्वार जाने का। एक काम करते हैं ना, 2 दिन के लिए हरिद्वार होकर आते हैं। अब पूरा परिवार हरिद्वार जाने की तैयारी में लग जाता है। क्योंकि अर्चना के पास बहुत सारा काम था, इसलिए थोड़ा सा काम अर्चना अपनी ननद को सौंप देती है। कोमल, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस कुछ हल्का फुल्का बनाने का रह गया है। ऐसा खाना जो 2 दिन के सफर में चल सके। तो तुम एक काम करो ना, ऐसा टिफिन तैयार कर लो जो 2 दिन तक चल सके। जब तक मैं तुम्हारे भैया से पूछ कर आती हूँ कि हमें कब निकलना है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो, कभी तो तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में आ गई। बेचारी अर्चना पहली बार कोमल की बातों पर विश्वास कर लेती है और टिफिन की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देती है। अब अगले दिन जब पूरा परिवार निकलने लगता है तो अर्चना कोमल से कहती है, कोमल सारी पैकिंग हो चुकी है, हम सब निकलने वाले हैं। तुम अब तक टिफिन लेकर नहीं आई। मैंने बोला था ना कुछ हल्का फुल्का बना लेना जो 2 दिन तक चले। हाँ भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आपको पता है मैंने इतना अच्छा टिफिन बनाया है जो 2 दिन से भी ज्यादा चलेगा। इतना बोलकर कोमल टिफिन को ट्रॉली बैग की तरह चलाते हुए लाती है। ये देखकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोमल ने बड़े से टिफिन में 4 पहिए लगा दिए थे जिसे आसानी से चलाया जा सकता था। ये देखकर शोभा अपनी बेटी से कहती है, कोमल बेटा, आखिर तूने इस टिफिन में ऐसा क्या भर दिया जो तुझे इस टिफिन में पहिए लगाने पड़े? ज्यादा भारी है क्या टिफिन? नहीं माँ, टिफिन तो अंदर से खाली है, इसमें तो भाभी खाना रखेगी। भाभी ने मुझसे क्या कहा था कि मैं ऐसा टिफिन बनाऊं जो 2 दिन तक चले, तो मैंने तो इतना मजबूत टिफिन बना दिया जो हमेशा चलेगा। देखो, बिल्कुल ट्रॉली की तरह और हमारी तरह चल रहा है। कितना भी चला लो इसे, मस्त है। माँ जी, गलती हो गई मुझसे जो मैंने खाने की जिम्मेदारी अपनी इस समझदार ननद के ऊपर छोड़ दी। मैंने इससे कहा था 2 दिन का टिफिन बनाना। इसका मतलब ये था कि कुछ झालमुरी या कुछ हल्का सा नाश्ता रख ले टिफिन में जो रास्ते में काम आए। 2 दिन का सफर है। पर देखो आपकी समझदार बेटी ने क्या किया। माँ देख रही हो आप, भाभी कैसे हर समय मुझे सुनाती रहती है। भाभी पहले खुद बोलती है और बाद में पलट जाती है। कितनी बार मैंने भाभी को बोला है पूरा बोला करे। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि कुछ ऐसा खाना बनाओ जो टिफिन में पैक कर दो। उन्होंने तो ऐसा बोला था कि टिफिन बनाना कोमल जो 2 दिन चले। और अब जब मैंने ऐसा टिफिन बना दिया तो भाभी मुझे खरी खोटी सुना रही है, वो भी आपके सामने। अरे देवी, गलती हो गई तेरी भाभी से। अभी टिफिन को यहीं छोड़ो और बाहर चलो। पता चला ट्रेन छूट गई आप लोगों के टिफिन के चक्कर में। मुकेश अपने परिवार वालों के साथ हड़बड़ी में घर से निकलता है, पर वही होता है जिस बात का मुकेश को डर था। मुकेश की गाड़ी छूट जाती है जिस वजह से पूरा परिवार उदास वापस घर आता है और मुकेश अपना सारा गुस्सा घर वालों के ऊपर निकालता है। मुकेश का गुस्सा देखकर अब शोभा भी नाराज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अर्चना की तबीयत खराब हो जाती है। अब अगली रात को जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो एक बार फिर मुकेश बिना बात पर नाराज होने लगता है। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अर्चना बीमार क्या पड़ गई, सूखी रोटी दी जा रही है मुझे खाने के लिए। मुकेश बेटा, तू दिखाना क्या चाहता है कि बहू की फिक्र सिर्फ तुझे है, हमें नहीं? मुझे तेरा ख्याल नहीं है? कोमल बेटा, अपने भाई के मुंह पर घी मार के दे, खाएगा रोटी में लगाकर घी। शोभा के बोलते ही कटोरी में घी निकालकर कोमल अपने भाई के मुंह पर फेंक देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने भाई के मुंह पर मार दी घी, और कुछ करना है क्या? भगवान, मोटी बुद्धि, पता नहीं क्या खाकर मैंने तुझे पैदा किया था। हमारे घर में एक तू ही सबसे ज्यादा समझदार है। जा तू यहाँ से, मैं खुद सारा काम कर लूंगी। और मुकेश, तू अब तो तेरा गुस्सा भी शांत हो गया ना? या कोमल की तरह तेरे मुंह पर रोटी मार कर दूं तुझे? तब समझ में आएगा कि मैं अभी अकेले इस घर और तेरी बहन को कैसे संभाल रही हूँ। कोमल की इस हरकत से मुकेश का गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, पर शोभा का गुस्सा बढ़ जाता है और ये गुस्सा तब तक जारी रहता है जब तक अर्चना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती।